हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 एंड एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आइए और अगर आ चुके हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही स्वीट सी बात जो आप अपने दिमाग में अच्छे से सिंक करा लीजिए, यानी कि बिठा लीजिएगा। और ये लाइन है, समझ के समझ सको तो समझो सारी बात। अब ये लाइन मैंने क्यों बोली? क्योंकि अलजेब्रा में हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, ना कि सिर्फ अलजेब्रा में, कोई भी ब्रांच हो हमारी मैथमेटिक्स की। अगर हम मैथ्स कर रहे हैं या हम कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, हमें उसमें पूरे ध्यान से उसको समझना चाहिए। अब अलजेब्रा की बात हो रही है तो भाई अलजेब्रा में तो भाई हमें बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बताते हैं कि भाई इनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आप और मैं मिलकर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A bird flies 1 kilometer in 1 minute। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहां पर है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया हमें, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, यानी कि हमें वेरिएबल ऑलरेडी गिवन है कि हमें टी ही यूज करना है अपने टाइम के लिए। तो भाई हम कोई और क्यों लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा टाइम यहाँ पर बताया गया है, टी से हमें रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए मैंने कहा था ना, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो जा रही है 1 किलोमीटर, यानी उसने डिस्टेंस कवर की फ्लाई करके 1 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने 5 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप कैसे जवाब दोगे? भाई कैसे दोगे? 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 5 में हो गया भाई हमारा 5 into 1, यानी कि 5 किलोमीटर। है कि नहीं? लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। तो ऐसे ही मैं अगर पूछूं कि भाई टी मिनट्स में, टी जो हमारा वेरिएबल है, तो उसमें उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, या आप कह सकते हैं कि उसने कितना फ्लाई किया। तो बहुत ही आसान है भाई, 1 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है और हमारा टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1 into टी किलोमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने टी मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो बहुत ही आसान है। आपकी क्या चीज है, देखिए आप अगर यहाँ पे रिलेशन देखें तो टाइम और डिस्टेंस की वैल्यू सेम है। ध्यान देने वाली बात यही है यहाँ पर कि टाइम जो ले रही है बर्ड, वही वो डिस्टेंस में भी सेम नंबर आ रहा है। अगर 1 मिनट है तो 1 किलोमीटर है, 5 मिनट है तो 5 किलोमीटर है। तो भाई टी मिनट्स है तो क्या हो गया? टी किलोमीटर हो गया ना, हो गया कि नहीं? बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने ये 1 into टी को लिख दिया 1 टी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलजेब्रा की बात हो रही है, तो 1 जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं टी किलोमीटर। तो बात आपको आ गई होगी समझ में, और हमने फाइंड कर लिया है कि भाई टी मिनट में वो कितने किलोमीटर चलेगी? टी किलोमीटर। यानी कि अब आपसे कोई भी पूछे, अगर मैं आपसे पूछूं वो 100 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी, भाई सिंपल सी बात है कि जो टाइम है वही डिस्टेंस है, तो वो चलेगी 100 किलोमीटर। तो है ना कितना आसान क्वेश्चन? मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी लगा होगा बिल्कुल इजी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए आप और हम मिलकर इसको भी पढ़ते हैं ध्यान से, क्योंकि आपको जो मैंने बात कही थी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, वही हमें अपने दिमाग में हमेशा रखनी है और सारे क्वेश्चंस को फिर तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करना।
Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. ठीक है, She has 9 dots in a row. ये वाली बात आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि यहां से ही हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है इसका क्लू मिल रहा है। ठीक है, आप देखिए, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। ठीक है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इफ देयर आर 10 रोज तो हमें पता करना है कि भाई हमारी कितनी डॉट्स होंगी। तो देखिए, समझने वाली बात हमारी जो है ना वो इसी लाइन से आ रही है और उसके आगे जो ये बात कही गई है इससे आ रही है। तो सोचिए आप इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। बिल्कुल सही कहा, शायद आपकी अप्रोच होगी भी बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे हैं सारे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इनमें गर्ल हो, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्यूट सी गर्ल बनाई है जो कि यहाँ पर एक प्यारी सी रंगोली भी बना रही है ना। तो देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए, 9 डॉट्स इन अ रो, तो अगर मैं कहूं क्या निकालना है हमें, डॉट्स, तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि यूनिटरी मेथड, यानी कि जब हमें कोई भी चीज 1 के लिए दी होती है तो हमें जो फाइंड करना होता है वो हम रखते हैं अपना राइट में। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, आप देखिए, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। अब भैया आर रोज यानी कि वेरिएबल हमारा फिक्स कर दिया गया है कि हमें रोज के लिए यही लेना है, हमें कोई और वेरिएबल लेना ही नहीं है। तो भैया अगर मैं आपसे कह रही हूं कि 1 रो में हमारे हैं 9 डॉट्स, ठीक है, हमें डॉट्स ही तो फाइंड करने हैं, तो हमारे 2 रोज में कितने होंगे, सोचिए, जल्दी सोचिए। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर फाइंड कर लिया होगा। भाई कितने होंगे, 2 into 9 यानी कि 18 डॉट्स, है कि नहीं। आप सब सही होंगे क्योंकि आपने भी यही बोला होगा जरूर से आंसर। ठीक है, आप देखिए, अगर मैं आपको यहाँ ऐसे ही करते 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 पूछूं आर रोज में कितने डॉट्स होंगे, तो आप क्या कहोगे भाई, जल्दी बताइए। भाई क्या चीज चेंज नहीं हो रही है, हमारी डॉट्स। हर रो में हमारी डॉट्स का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, रोज चेंज हो रही है। तो भाई आर रोज में हो गई हमारी 9 into आर डॉट्स, और क्योंकि अलजेब्रा में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 आर डॉट्स। ठीक है, ये आ गया इसका जनरल रूल। तो हमने यानी कर लिया अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब आप बताइए कि भाई जनरल रूल मैंने आपको दे दिया कि 9 आर होंगी। ठीक है, अब आप ही मुझे बताइए कि जो सेकंड पार्ट है कि इफ देयर आर 8 रोज कितने होंगे डॉट्स। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, हम 9 के साथ कर देंगे अपने 8 को मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए हमारे नंबर ऑफ डॉट्स, 72 डॉट्स। ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर आप देखिए कि कितने अच्छे से हम लॉजिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से शांत दिमाग से पढ़िए और उसको फिर सॉल्व करिए। तो बिलीव मी, आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। ठीक है, आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा इफ देयर आर 10 रोज। भाई बड़ी अच्छी बात है कि हमने फाइंड कर लिया अपना 8 रोज के लिए। अब हमारा है 10 रोज के लिए, तो भाई 10 रोज में कितनी होंगी, यहां पर ही करके बता देती हूँ। चलिए आप भी बता दीजिए क्या होगा आंसर, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप सबने, आप सबको पता है कि भाई 10 रोज में हो जाएंगी हमारी, क्या है फॉर्मूला, 9 तो है ही और रोज हो गई हमारी 10 यानी कि 90 डॉट्स। तो बन गया ना क्वेश्चन सुपर डुपर सिंपल। अलजेब्रा में अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर तो आप फाइंड कर ही लेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम और आप मिलकर ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप सब मेरे साथ ध्यान से पढ़ते रहिएगा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। लीला इज राधा's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in terms of Radha's age? ठीक है, take Radha's
एज टू बी एक्स ईयर्स। ठीक है, अब देखिए भाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि क्वेश्चन को समझ लें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है हमें कि लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। तो कौन छोटा है, राधा की लीला? बिल्कुल सही कहा आपने कि लीला ही छोटी बहन है। ठीक है, अब देखिए लीला इज 4 years यंगर देन राधा। कितने साल छोटी है, 4 साल। यानी कि अगर मैं कहूं कि राधा है 10 साल की, तो लीला कितने की हो गई भाई, लीला हो गई 10 - 4 यानी कि 6 years की। है कि नहीं, बिल्कुल है ना। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको नंबर्स से समझा दिया है। अब भाई देखिए हमें नहीं पता है राधा की एज, और हमें क्लियरली कह दिया गया है कि राधा की एज को हमें लेना है x ईयर्स। तो चलिए हम बनाते हैं इसके लिए एक यूजिंग वेरिएबल रिलेशन, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन भी। तो चलिए बनाते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी कि राधा की एज जो है वो हमने x ईयर्स लिया, तो मैं इसको मेंशन नहीं कर रही हूँ। नहीं तो आप एग्जाम में चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, लेट द राधाज एज बी x। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ। तो अगर राधा की प्रेजेंट एज x है, तो भाई उसकी बहन लीला जो कि उससे छोटी है, उसकी कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी जो भी राधा की एज है उसमें से -4। यही आ गया हमारा इक्वेशन। यानी कि अब हमें अगर राधा की एज कुछ भी दे दी जाए, हम लीला की एज फाइंड कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पर x जो कि है राधा की एज। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखते हैं फटाफट कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, और आप सब मेरे साथ इसको अच्छे से रीड करेंगे और फिर हाँ सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि आपको करते रहना है मेरे साथ साथ प्रैक्टिस। तो देखिए मदर हैज मेड लड्डूस। सभी को लड्डू पसंद होते हैं, राइट। तो भाई यहाँ पर दिया गया है कि मदर हैज मेड लड्डूस, शी गिव्स सम लड्डूस टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, स्टिल 5 लड्डूस रिमेन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि उनके पास सबको देने के बाद भी 5 लड्डू बच गए। यानी कि हम तो बड़े खुश हो जाएंगे अगर हमारी मम्मी के पास 5 लड्डू और बच जाएं, जब हमारे यहाँ से सारे गेस्ट लोग लड्डू खाकर चले गए हैं, है ना। खुशी की बात है कि नहीं। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई 5 लड्डू बच गए हैं। ठीक है, आप देखिए इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, यानी कि मदर ने जो लड्डू दिए हैं वो है हमारे वेरिएबल L, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ लड्डूज नहीं बताए गए। वो बताए गए होते तो भैया पूरी कहानी समझ आ जाती, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल में दे दिए गए हैं, इसीलिए हमें बनानी है अपनी इक्वेशन बाय द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, मतलब उन्होंने कितने लड्डू बनाए थे। तो बहुत ही आसान है, हमें दिया गया है जो वेरिएबल वही हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, यानी कि हमने लिख लिया अपना भाई की लड्डूज गिवन अवे बाय मदर इक्वल्स टू L, जो कि हमें दिया है। मैंने कुछ नहीं किया भाई, दिया गया वही लिख दिया। अब देने के बाद उनके पास कितने बच रहे हैं भाई, 5 बच रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिमेनिंग लड्डूज। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको मैं कुछ इसको नंबर्स के थ्रू समझाऊं, तो मैं कहूं कि मान लो कि मेरी मदर ने 25 लड्डू दे दिए और उनके पास 5 बचे हैं, तो आप बता सकते हो कि भाई मेरी मम्मी ने टोटल कितने लड्डू बनाए थे। बिल्कुल सही कहा आपने, 25 + 5 यानी कि 30 लड्डू बनाए थे, तभी तो 5 बच गए 25 देने के बाद भी, है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि टोटल लड्डूज मेड बाय मदर क्या हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे जो उन्होंने दे दिए प्लस जो उनके पास रिमेनिंग है, यानी कि इक्वेशन आ गई हमारी फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन L + 5। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जिसको आप और हम मिलकर पढ़ेंगे ध्यान से। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। ठीक है, व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टाइड, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside. ठीक है, if the number of oranges in a small box are taken to be x,
ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स। अब देखिए क्वेश्चन को हमें पढ़ना है बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर पहली लाइन में तो कहा गया है कि भाई जो हमारे कोई एक बड़ा डिब्बा है जिसमें कि ऑरेंजेस रखे हैं उनमें से ट्रांसफर किए जा रहे हैं छोटे बॉक्सेस में, ठीक है। अब देखिए अब जब लार्ज बॉक्स खाली हो गया तो जो ऑरेंजेस हैं वो फिट हुए हमारे 2 स्मॉल बॉक्स में, ठीक है। और उनमें फिट होने के बाद 10 ऑरेंज बच भी गए, ठीक है। If the number of oranges in a small box are taken to be x, अब यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये हमें दिया गया है कि जो हमारे नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं जो स्मॉल बॉक्स में, ईच स्मॉल बॉक्स में आए हैं, यानी कि हर एक स्मॉल बॉक्स में आए वो है x। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यानी कि हर एक स्मॉल बॉक्स में कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, x है। क्लियर है। तो हमारे कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस कहे गए थे भाई, हमारे कहे गए हैं 2। तो अगर मैं पूछूं कि भाई 2 में कितने, अगर एक स्मॉल बॉक्स सेम साइज के बॉक्स हैं तो एक स्मॉल बॉक्स में अगर x है तो 2 में कितने हो गए भाई, 2x ही तो हो गए। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मैं कह दूं कि एक बॉक्स में हमारे 10 ऑरेंजेस हैं तो 2 में कितने आ गए, 20 हो गए ना, 2 into 10 20, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स। अब देखिए 2 बॉक्सेस में फिल होने के बाद हमारे कितने बच गए, 10 बच गए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 बॉक्सेस में 20 ऑरेंजेस आ गए जो कि हमारा एक बॉक्स में 10 थे तो 2 में हो गए 20, और उसके अलावा हमारे 10 और बच गए भैया, उसके लिए हमें अब थर्ड वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। तो अब कितने हो गए हमारे टोटल 20 और जो 10 बच गए, यानी कि टोटल 30 हमारे ऑरेंजेस हो गए, है कि नहीं बात। अब ये नंबर्स होते तो हम कर ही लेते फटाफट, यहाँ पर आ गया क्या, वेरिएबल, इसीलिए भाई ये अलजेब्रा, ठीक है। तो हम लिखते हैं जो हमें गिवन है पहले। तो देखिए बच्चों फटाफट मैंने लिखा कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन स्मॉल बॉक्स हमें गिवन है x, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमारे 2 स्मॉल बॉक्सेस में कितने हो गए, 1 में x है तो भाई 2 में 2x हो गए, ठीक है। अब भाई कितने बचे थे हमारे 2 बॉक्सेस को फिल करने के बाद, 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो गए भाई, 2x प्लस 10। तो हो गया ना कितना आसान क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब हम और आप पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ही ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स। तो देखिए मैंने सेम फिगर लिया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है। फिगर 11.6 है तो आप सब अपनी टेक्स्ट बुक में इस फिगर पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आप इसका सॉल्यूशन तो 101% कर ही लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैच स्टिक्स, मतलब 2 नेबरिंग मतलब 1 आफ्टर द अदर, ठीक है। तो देखिए उनके बीच में क्या है, एक कॉमन मैच स्टिक है, ठीक है। जैसे कि आप देखें ये और ये, तो ये कॉमन है, और अगर आप ऐसे भी देखें तो ये देखिए ये कॉमन आ रही है, ठीक है। ध्यान आ रहा, आपको फिगर भी क्लियर होना चाहिए और जो क्वेश्चन में एक एक लाइन की गई है वो इस फिगर को ही हमें एक्सप्लेन कर रही है तो वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। मतलब हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और हमें एक रूल देना है जो कि हमें बताता है कि भाई हमारा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। अब देखिए हिंट, अब हिंट को बहुत ध्यान से देख लेते हैं हम। इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ सीज। तो पहले आपको मैं समझाती हूं कि ये हिंट क्या कह रही है। अब आप देखिए ध्यान से कि ये हमारा, अगर ये आप केवल एक स्क्वायर देखें, अगर मैं इसमें से एक ये स्टिक हटा दूं यानी मैच स्टिक, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अगर मैंने ये स्टिक हटाई तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है सी, लेटर सी, और इसमें कितनी मैच स्टिक्स हैं, 3। तो यही हमारी हिंट कह रही है कि इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ सीज, ठीक है। आप देखिए यहां से भी अगर हम एंड से हटा दें तो भाई ये कितने सी बन गई है, ध्यान से देखिए आप
2C बन रहे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। अब मैं ये आपको इतना ध्यान से क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि भाई इसी से आ रहा है हमारा रूल, जो कि देगा हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब देखिए कैसे आएगा ये रूल। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 स्क्वायर बनाना है, तो आप फटाफट फिगर को देखेंगे और कह देंगे कि भाई हमें 3 चाहिए अपना C बनाने के लिए, और 1 एक और उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये हिंट हमें यूज करनी है, ये वाली। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई आपको बनाने हैं 2 स्क्वायर्स, तो आप क्या कहोगे कि मैम 2 स्क्वायर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये C बनाने के लिए स्टिक्स हैं इनको हम डबल कर देंगे। ठीक है, यानी कि 6, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां तक देखिए 6 ही तो है, और उसमें एक और हम अपनी ऐड करेंगे मैच स्टिक्स, तो हमें मिल जाएंगे अपने कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 2। क्लियर है कि नहीं? होना चाहिए भाई, क्योंकि यहीं से तो आएगा हमारा जनरल रूल। ठीक है, आप देखिए हम मान लेते हैं फॉर द वेरिएबल लेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, जो कि मैं एम और स्टिक्स लिख देती हूं, BX। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में अगर आप इतना भी लिखते हैं तो उससे भी समझ में आ जाता है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं, तो बच्चों अगर मैं अब आपसे कहूं कि लेट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स बी S, ठीक है, तो देखिए 2 स्क्वायर्स के लिए तो भाई हमने 3 × 2 + 1 कर लिया था। अब अगर मैं ऐसे ही करते 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 भाई पूछूं आपसे इन जनरल S स्क्वायर्स, ठीक है, तो आपको कितनी स्टिक्स चाहिए होंगी? बहुत ही आसान है, 3 × S + 1, यही तो आ रहा है। जितने भी हमें स्क्वायर बनाने हैं उन्हीं की वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 × S + 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3S + 1। तो क्लियर हुआ कि भाई कैसे आया पैटर्न। अब देख लीजिए, अगर आपसे मैं कहूं कि मान लो हमें बनाने अपने नंबर ऑफ 3 स्क्वायर्स, जो कि हमारे फिगर में ही है, क्योंकि मैं आपको आंसर वेरीफाई कराना चाह रही हूं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे कहा कि आपको बनाने हैं 3 स्क्वायर्स, तो 3 स्क्वायर्स के लिए हमारे जनरल रूल में हम क्या रखेंगे, S की जगह रख देंगे 3। ठीक है, तो देखिए 3 स्क्वायर्स के लिए हो गया हमारा 3 × 3 + 1, यानी कि 9 + 1 10 मैच स्टिक्स। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फिगर है जिसमें कि हमारे 3 स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यही तो हमारा आंसर आ गया है। तो आ गया ना हमें अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट पर, यानी कि एक्सरसाइज 11.1 के लास्ट क्वेश्चन पर। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ते हैं, और जब ध्यान से पढ़ लेंगे तो सॉल्व तो कर ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर 11.7 गिव्स अ मैच स्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर मेंशन है वही मैंने यहाँ पर सेम लिया है, तो आप सब भी अपनी टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन के फिगर पर फोकस कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर अपना जनरल रूल फाइंड करना है, जो कि हमें देगा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, आप देखिए अगर आप ध्यान से पहले ट्राइंगल को यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल को देखें इस गिवन फिगर में, तो हमें कितनी मैच स्टिक्स दिख रही हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, 1 ट्राइंगल के लिए हमें मिल रही है 3 मैच स्टिक्स, है कि नहीं? इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है m.sticks। ठीक है, आप देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2 × 1 + 1, यानी कि ये भी तो हमारा 3 हो गया, 3 मैच स्टिक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया MS। ठीक है, आप देखिए ध्यान से देखिए भाई कि अगर हमारे 2 ट्राइंगल बनाने हैं
तो क्या हो रहा है, अगर आप देखें टू ट्राइंगल में, तो यानी कि ये देखिए ये वाली जो मैच स्टिक है कॉमन है और उसके बाद हमारी 4 यूज हो रही है ना। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ना फॉर टू ट्राइंगल, 2 × 2 + 1 यानी कि 4 + 1 5 मैच स्टिक्स। और वेरीफाई भी कर लेते हैं कि भाई हमारे टू ट्राइंगल्स के लिए 5 मैच स्टिक्स यूज हो रही है कि नहीं। तो देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 क्लियरली आप देख सकते हैं कि भाई हमारी 5 मैच स्टिक्स यूज हुई हैं, यानी कि ये वाली स्टिक जो है ना वो कॉमन थी, है ना। आप देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 3 ट्राइंगल, तो आप क्विकली बता दीजिए मुझे भाई 3, तो 2 × 3 + 1 है ना, कुछ इस तरह से आना चाहिए 2 × 3 + 1 यानी कि 6 + 1 7 मैच स्टिक्स, है कि नहीं। बिल्कुल है। तो देखिए काउंट कर लेते हैं अपने भाई 3 ट्राइंगल्स है ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3 ट्राइंगल। अब मैच स्टिक्स को काउंट करते हैं, तो देखिए 1 2 3 ठीक है, 4 5 6 7 वही आ गया आंसर, यानी कि हम चल रहे हैं बिल्कुल सही। ठीक है, आप देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बनाने हैं मान लीजिए n ट्राइंगल्स, ठीक है, तो यानी कि मैंने आपसे पूछा n ट्राइंगल्स, तो क्या हो जाएगा, क्या चीज सेम चल रही है 2, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ये ठीक है ये। अब अगर आपको n ट्राइंगल्स बनाने हैं तो 2 × ये क्या है हमारा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स से तो चेंज हो रहा है, तो ये हो गया n और +1, यानी कि इतनी मैच स्टिक्स हमको चाहिए, जो कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ m.s. ठीक है, तो क्या हो गया हमारा जनरल रूल, जनरल रूल हो गया हमारा, मान लीजिए हमें n ट्राइंगल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमारा जनरल रूल हो गया, उसके लिए हमारा जनरल रूल हो गया 2n + 1। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने ट्राइंगल्स s लगा के, ठीक है। तो n ट्राइंगल्स के लिए हमारा आ गया 2n + 1। आप देखिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमें अगर मान लीजिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 2 एज इट इज है, केवल हमें 4 ट्राइंगल्स बनाने हैं तो हमने अपनी n की वैल्यू रख दी 4, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स +1। तो देखिए ये हो गया 8 + 1, यानी कि हमारी कितनी मैच स्टिक्स चाहिए हमें 9 मैच स्टिक्स। आप देख लेते हैं फटाफट इस फिगर में कितनी मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं 4 ट्राइंगल्स बनाने के लिए, यानी कि हमारा रूल हो जाएगा वेरीफाई। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया ना हमारा रूल वेरीफाई, आ रहा है ना हमारा आंसर भी। हमें चाहिए 9 मैच स्टिक्स टू मेक 4 ट्राइंगल्स। तो देखिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को समझना है और फिर आंसर तो हम फाइंड कर ही लेंगे। कभी कभी थोड़ा सा हो सकता है हमें ज्यादा अपना दिमाग लगाना पड़े, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आंसर तो आप डेफिनेटली फाइंड कर ही लेंगे। तो इसका जनरल रूल आ गया 2n + 1, जहां आप लिख सकते हैं वेयर n इज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हुआ होगा आपको क्रिस्टल क्लियर। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 11.2। तो चलिए पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से। तो द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज शोन बाय L। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल यूजिंग L। अब भाई देखिए किस ट्राइंगल की बात की जा रही है, हमारे इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात की जा रही है। तो क्या खासियत होती है हमारे इक्विलैटरल ट्राइंगल की, आप सबको पता है, आपने पढ़ लिया होगा इसे ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के चैप्टर में, कि सारी कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल में 3 और वो होती हैं इक्वल। तो चलिए एक रफ फिगर बना लेते हैं। एक साइड L दी गई है तो भाई हमारी बाकी जो 2 बची साइड है
वो भी हो गई L, तभी तो यह है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब भाई बात आ गई है पेरीमीटर की। तो भाई ये भी आपने पढ़ रखा है, पेरीमीटर ऑफ एनी शेप क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं वी नो, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल P, यानी कि अगर आप कहीं भी जब एरिया और पेरीमीटर की बात कर रहे होते हैं तो P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने, कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पेरीमीटर को। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ एनी शेप, नॉट ओनली ट्राइंगल, एनी शेप क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो लिख देते हैं सम ऑफ ऑल द साइड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आप देखिए यहां पर हमारी कितनी साइड्स हैं, 3 हैं, और एक साइड क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स का मेजरमेंट क्या है हमारा L, यानी कि तीनों को ऐड कर दिया L प्लस L प्लस L, क्योंकि जनरल रूल लिख रहे हैं तो हमें यूनिट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि L प्लस L प्लस L क्या हो गया 3L। और डायरेक्टली आप देखें तो भाई ये क्या है 3 इंटू L, यानी कि हमें एक साइड का मेजरमेंट पता है और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो हम 3 इंटू L कर देंगे तो हमें उसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो जनरल रूल आ गया हमारा फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल 3 इंटू L, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3L, यानी कि पेरीमीटर ऑफ, देखिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारा हो गया 3L। तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो आप और हम पढ़ते हैं इसे ध्यान से। द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन फिगर 11.10, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक का फिगर है वही मैंने लिया है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करें। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में फटाफट इस फिगर को देखिए और इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो फिर से पढ़ती हूँ। द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय L, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग L। ठीक है, हिंट क्या दी गई है हमें कि अ रेगुलर हेक्सागन हैज ऑल इट्स 6 साइड्स इक्वल इन लेंथ। भाई ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि रेगुलर फिगर क्या होते हैं, जिनमें होती हैं हमारी सारी साइड्स इक्वल, और इररेगुलर फिगर होते हैं हमारे जिनमें होती हैं हमारी साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की। ठीक है, इस बात को भी आप क्लियरली अपने दिमाग में सिंक करा लीजिए, मतलब कि अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, आप देखिए भाई हमारे हेक्सागन की बात की गई है, तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, 6 साइड्स हेक्सागन में। ठीक है, आप देखिए अगर हमसे पूछा गया है कि भाई हमें पेरीमीटर निकालना है इस हेक्सागन का जिसकी ईच साइड का मेजरमेंट है L, यानी कि ये रेगुलर हेक्सागन है तो सारी साइड्स का हो गया हमारा क्या L मेजरमेंट। ठीक है, शेप होता है हमारा सम ऑफ ऑल द साइड्स, और यहाँ पर है हमारा हेक्सागन, तो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर, जिसे मैं कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। आप देखिए अगर आप L को 6 टाइम ऐड करेंगे तो भाई क्या आएगा, L प्लस L, आपने 6 टाइम ऐड किया तो भाई 6L आएगा। तो भाई अगर मैं कहूं कि मुझे पता है कि नंबर ऑफ साइड 6 हैं और ईच का मेजरमेंट है L, तो भाई हमारा जनरल रूल आ गया 6L, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन हमारा हो गया 6L, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में होती हैं सारी साइड्स इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन आ गया हमारा 6L। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको लगा होगा सुपर डुपर इजी, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए आप और हम पढ़ते हैं इसको ध्यान से। A cube is a 3-dimensional figure as shown in figure 11.11। तो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का ही फिगर लिया है, तो आप भी फटाफट कंसंट्रेट करिए और देखिए अपने फिगर 11.11 को। ठीक है, इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, आपको मैं रिवाइज भी करा दूंगी। ठीक है, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय L। ठीक है, हमारे एक एज की लेंथ दी गई है हमें L। ठीक है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब।
ठीक है, क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। अब भाई देखिए यहाँ पर बात हो रही है हमारे क्यूब की और क्लियरली दिया गया है कि भाई जो हमारा क्यूब है उसके 6 फेसेस होते हैं। ये आपने के बारे में काफी अच्छे से पढ़ रखा है। चलिए आपको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ कि हमारे क्यूब में होते हैं 6 फेसेस। ठीक है, फेसेस मतलब ये जो मेन आपका दिखता है एक एक पार्ट जो स्क्वायर जैसा बना होता है वो होता है फेस। ठीक है, ठीक है। और हमारे एजेस क्या होते हैं? एजेस होते हैं ये लाइंस, यानी कि लाइन सेगमेंट जो हमारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही होती हैं। ठीक है, और वर्टिसेस वो पॉइंट होते हैं जहां पर आकर हमारी लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन हो रही होती हैं। ठीक है, तो हमारे देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे क्यूब में अगर हम बात करें अपने क्यूब, जो कि हमारे क्यूबॉइड के केस में भी सेम होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है क्यूब की तो मैं आपको बता रही हूँ क्यूब के बारे में। इसमें होते हैं हमारे 6 फेसेस। देखिए क्लियरली आपको दिखा देती हूँ, ये 1, ठीक है, एक ये 2, एक ये, चलिए ऊपर नीचे का हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर हमने अपना लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड सॉरी बैक एंड फ्रंट। ठीक है, तो ये देखिए 1 2, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है थोड़ा सा हमें विजुलाइज करना पड़ता है, तो देखिए 1 2 3, फिर ये हमारा हो गया 4, ये बैक साइड वाला हो गया 5, ठीक है, और एक 6th हमारा हो गया, देखिए टॉप बॉटम फ्रंट बैक, यानी कि जो मैं आपको यहां मेंशन करके नहीं दिखा सकती हूं वो होगा हमारा 6th। यानी कि अगर आपके घर में है कोई भी क्यूब या क्यूबॉइड शेप का बॉक्स तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका टॉप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि टोटल हो जाते हैं हमारे 6 फेसेस। ठीक है, ऐसे ही हमारे वर्टिसेस की बात करते हैं हम। तो वर्टिसेस मैंने आपको बताई है कि क्या होती है हमारी वर्टिसेस, वो पॉइंट्स जहां पर एजेस मीट कर रही होती हैं। ये होती है हमारी 8। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर सारी एजेस मीट हो रही है, और देखिए 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्टिसेस। और हमारे जो एजेस होते हैं वो होते हैं हमारे 12। ठीक है, वो मैं आपको बहुत ध्यान से बताने वाली हूँ क्योंकि वही हमें यहाँ पर यूज करना है। यानी कि हमें फेसेस और वर्टिसेस की यहाँ पर बात नहीं करनी है, तो हम इनको टच नहीं करेंगे, केवल हम अपनी एजेस के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, जो आपको क्यूब के बारे में आपने पढ़ रखा था वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए हमसे कहा जा रहा है कि भाई हमारे द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई कितनी नंबर ऑफ एजेस होती हैं हमारे क्यूब में। तो मैंने बताया था आपको 12 होती हैं। कैसे आती हैं ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4, ये हमने टॉप की काउंट की, और ये देखिए 5 6 7 8, फिर देखिए 9 10 11 12। तो देखिए आपको क्लियरली दिख गई होंगी कि भाई हमारी कितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं, और हमारी ईच जो एज है उसकी लेंथ है एल, यानी कि आइडेंटिकल स्क्वायर से बने हैं, तो भाई सारी साइड्स तो इक्वल होनी ही है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर फटाफट नंबर ऑफ। तो देखिए बच्चों, नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब हमारी कितनी है, 12 है। ठीक है, और लेंथ ऑफ वन एज है हमारी एल। अब देखिए 12 है तो या तो आप इनको एल को 12 टाइम्स ऐड कीजिए, नहीं तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ एजेस होती है हमारी 12, ईच हमारे एज की लेंथ है एल, तो भाई हमारा आ गया 12 इंटू एल, जो कि हो गई हमारी फॉर्मूला टू फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। तो लिख देते हैं यहाँ पे टोटल। तो देखिए बच्चों हमने लिख लिया टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब, जो भी गिवन क्यूब है उसकी हो गई 12L। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर और लगा होगा सुपर डुपर इजी। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और मैं गारंटी से कह रही हूं ये क्वेश्चन है सुपर डुपर इजी। तो देखिए क्या कहा जा रहा है,
द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपने सर्कल के बारे में जब पढ़ा होगा, आपने सर्कल्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई डायमीटर क्या होता है। डायमीटर जो होता है हमारा सर्कल का, वो हमेशा सेंटर से पास होता है और हमारे कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है सर्कल पर। ठीक है, अब देखिए आपने ये रिलेशन भी पढ़ा होगा कि जो हमारी रेडियस होती है, रेडियस भी हमारी हमेशा सेंटर से लेके कोई भी हमारी जो सर्कल है उसकी किसी भी बाउंड्री पे एक पॉइंट को टच करती है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है क्योंकि अब आप आ गए हैं 6th स्टैंडर्ड में, और ये सब तो आपने पढ़ लिया था 5th स्टैंडर्ड में ही। ठीक है, आप देखिए हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर 11.12 AB is a diameter of the circle। ठीक है, यानी कि ये जो है देखिए डेफिनेटली C इज अ सेंटर है और हमारा यहाँ पर AB जो है वो पास हो रही है सेंटर से, तो डेफिनेटली ये हमारा डायमीटर। ठीक है, C इज इट्स सेंटर, यानी कि C जो है इसका सेंटर है। अब देखिए एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल D इन टर्म्स ऑफ रेडियस R, यानी कि हमें ऑलरेडी कह दिया गया कि भाई डायमीटर हमें D लेना है और रेडियस हमें R लेनी है। तो देखिए R क्या होता है, रेडियस क्या होती है हमारी, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि मैं अगर यहाँ पे ऐसे यहाँ पर भी एक ड्रॉ करूं तो ये भी इसकी रेडियस है। और अगर मैं इसी जो हमारी ये है इसको सेंटर से पास कराते हुए एक्सटेंड कर दूं तो ये हमारा हो जाता है डायमीटर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया और अभी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या रिलेशन आ रहा है, डायमीटर कब आ रहा है, जब हम रेडियस को कर रहे हैं डबल। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्या रिलेशन है हमारा, डायामीटर इज ऑलवेज, क्लियरली दिया गया था कि भाई डायामीटर को हमें स्मॉल डी लेना है, रेडियस को हमें आर लेना है, तो D इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2R, यानी कि हमारा जो डायामीटर है वो होता है हमेशा डबल ऑफ द रेडियस। अब देखिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये भी आपने पढ़ रखा होगा कि अगर डायामीटर दिया है, डायामीटर इज गिवन, हाउ विल यू फाइंड रेडियस, रेडियस हमारी होती है हमेशा हाफ ऑफ द डायामीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 11.2 का, और ये क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए आप और हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से। To find sum of 3 numbers 14, 27 and 13, we can have 2 ways। ठीक है, क्या क्या है, ए पार्ट में हमसे कहा गया है कि we may first add 14 and 27। ठीक है, यानी कि पहले हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। क्वेश्चन को समझना है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, टू गेट 41, यस 14 and 27 को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 41, और फिर उसमें ऐड 13। ठीक है, यानी कि add 13 to it to get the total sum which is 54। बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, यानी कि भाई हमने भी पढ़ रखा है कि आप जब एडिशन की बात करते हैं तो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, आंसर आता है सेम। और आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि एडी 27 and 13, यानी कि पहले हम ऐड कर रहे हैं 27 and 13। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 40, यानी कि ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले हमने कर लिया अपने लास्ट 2 वैल्यूज को ऐड, और फिर हमने उसमें ऐड किया 40, नंबर सेम है केवल ऑर्डर चेंज हुआ, तो हमारा आ गया आंसर 54। कि भाई क्या है ये, आपका वही तो हो रहा है जो मैंने अभी कहा था कि ऑर्डर डज नॉट मैटर इन एडिशन, चाहे किसी भी वे में आप ऐड कीजिए। ठीक है, we may add 27 and 13 to get 40 and then add 14 to get the sum 54। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करें और फिर जो आए उसमें 14 को ऐड करें तो उससे मिल जाएगा आपको 54। ठीक है, अब देखिए इसी को इन्होंने जनरल रूल की तरह लिख दिया कि पहले हमने क्या किया था
14 और 27 को ऐड किया जो कि हमने ब्रैकेट में लिखा और प्लस उसमें हमने 13 किया, तो इस तरह से लिख दिया। ठीक है, जिस ऑर्डर में हमने पहले वाले पार्ट में ऐड किया यानी कि ए पार्ट में। ठीक है, सेकंड बी पार्ट में हमसे क्या किया हमने पहले अपना 27 13 ऐड किया और जो आंसर आया उसमें 14। तो ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स, क्योंकि ये एडिशन। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहाँ पर बात है हमारे एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की नहीं हो रही है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये आपने पढ़ी है अपने किस चैप्टर में, होल नंबर्स में, ये भी बताया गया है। ठीक है, इन अ जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल ए बी एंड सी। ठीक है, आप बताना है बस हमें उस प्रॉपर्टी को इन जनरल वे में लिखना है। तो बहुत ही आसान है, ले लेते हैं अपने 3 नंबर्स जो कि हमारे ए बी सी हैं जनरल फॉर्म में। तो क्या करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे अपने ए प्लस बी को और फिर उसमें ऐड कर देंगे सी को। ठीक है, दूसरा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ए को हटा लिया यहाँ पे और पहले बी प्लस सी को ब्रैकेट में ऐड कर लिया, यानी कि आप ऐसे और ऐसे दोनों वे में करेंगे आंसर आ जाएगा सेम। तो यही होगी इसकी जनरल फॉर्म। तो ठीक है बच्चों, आपने समझ लिया होगा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको लगे होंगे सुपर डुपर इजी। तो भाई बच्चों, मजा आया ना आज की क्लास में? आज की क्लास में मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चंस थे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ अच्छे से समझे होंगे और मेरे साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। कर रहे थे ना आप सब मेरे साथ? सॉल्व करना भी चाहिए। तो आज हमने अपना किया चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 एंड एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।